ये जो 2 कट बने हुए हैं इनको इन कट्स में आराम से हमने रखना है। जो अपना कैलिपर है उसको वापस अब इस जगह पे एडजस्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने एक और काम करना है। पेट्रोल ऑफ कर लेते हैं और ये इसका जो है इसको रिमूव कर, अच्छा वॉल जो है वो 2 होते हैं। ये वाला वॉल इसको इनटेक कहा जाता है और इसको एग्जॉस्ट कहा जाता है। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि पहला व्लॉग जो मैंने अपनी बाइक के ट्यूनिंग से रिलेटेड सुजुकी GS150 SE के रिलेटेड बनाया था वो आपको पसंद आया होगा। तो अभी हमने दूसरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट व्लॉग में एडवांस लेवल पे जो है वो ट्यूनिंग करेंगे, जिसके अंदर टैपर्ड सेटिंग, उसके बाद फ्रंट ब्रेक की सर्विस और रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक पैड्स, और रेयर ब्रेक जो है उसकी सर्विस और रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेक पैड्स, ये करेंगे। तो पूरी तरीके से आपको चीज़ समझाऊंगा भी, इंशाल्लाह सारा कुछ आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो बिल्कुल वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपने इसको स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो माइट पॉसिबल आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझने में आसानी ना हो और आपको वो समझ में ना आए। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस मामले में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जनाब, ये मेहनत बेसिकली जो हम कर रहे हैं, हम अपनी बाइक को तैयार कर रहे हैं एक एडवेंचर के लिए। इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। कि विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट काम शुरू करते हैं, साथ रहिएगा। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो पेज है, अगर मैं आपको दिखा सकूं ये वाला, इसको हम ओपन करेंगे। इसके लिए आम कोई भी पेचकस जो है वो आप ले सकते हैं। ये इसको हमने उतार के बासानी यहाँ रख लिया। अब जो एक टेक्निक है ना, वो आपने समझनी है, और अगर ये टेक्निक आपने समझ ली तो काम पीछे रह ही कोई नहीं जाता। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये अपने हाथ दोनों जो हैं ये इसको यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, और ये वाली जो जगह है इससे अपने थंब से इसको आपने ज़ोर से पुश करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला जाएगा। अब ये देखें, ये आज़ाद हो गया। ज़ोर से आपने इसको पुश किया, ये आज़ाद हो गया। इसके बाद आपने ये कैप उतारनी है। ये कैप होती है नीचे, ये एक बोल्ट है 12 का। इसके लिए आपके पास 12 का स्पैनर है। ये टूल किट के अंदर भी मौजूद होता है, चाहे आप वो वाला यूज़ कर लें। सिंपल आपने इस पेज को ओपन कर लेना। ये जी ओपन हो गया। इसके बाद इसको आपने आराम से यहाँ से आज़ाद करवाना है। अच्छा, अब आपने इस कैलिपर को बड़े आराम से इस तरह से ऊपर उठाना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये इसको आपने आराम से इस तरह से ऊपर उठा के और बाहर खींच लेना है। डायरेक्ट बाहर नहीं खींचना, ये बाहर नहीं आएगा। बाहर खींच के इसको आराम से आपने अलहदा कर लेना है और यहाँ इसको साइड पे रख दें। ये जी, ये अब हमारी एक डिस्क लगी हुई है और ये जो है वो दूसरी
इस साइड पे लगी हुई है। इसको बिल्कुल आराम से पकड़ के आप ये बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी तरह दूसरी जो है इसको भी बड़े आराम से आपने यहाँ से ऐसे बाहर निकाल लेना। ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अगर मैं इसको और क्लोज़ कर सकूं, ये ख़त्म हो गई भी है, ये वाली भी। ये उतार ली। ये अब पतरी जो है इसके साथ ये वाली पतरी बैक साइड पे ऑलरेडी, अगर आप जेन्युइन डिस्कें यूज़ करेंगे तो ये वाली पतरी आपको लगी हुई मिलेगी। ये आपको मैं नई वाली दिखा देता हूँ, इसके ऊपर ये चीज़ लगी हुई होती है, ठीक है। तो अगर नॉन जेन्युइन यूज़ करेंगे तो एक तो ये चीज़ नहीं लगी होगी, दूसरा इसकी जो है ना वो फिटिंग वो ठीक नहीं आती। फिटिंग ठीक ना आने की वजह से ये वाइब्रेट करेगी, गिरेगी और आपको परेशान करेगी। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप ये जेन्युइन ही यूज़ करें, 1300-1400 की मिल जाती हैं। ये स्प्रिंग जो है ये नहीं लगा होगा, इसको आपने गुम नहीं करना। और ये देखें, ये इस साइड पे लगा हुआ था, आपने इसको इसी साइड पे इस तरह से लगा देना। ये जो पोर्शन है ये बैक साइड पे जाएगा और ये फ्रंट पे आएगा, ठीक है। इसको आपने आराम से यहाँ पे इसको स्प्रिंग को पुश करना है और इसके अंदर बिठा देना है। ये स्प्रिंग इसको होल्ड करके रखेगा, ये आपकी साइड से ओके होगी, ठीक है। तो अब दूसरी जो डिस्क है इसके ऊपर ये एक पतरी होती है, ये आपको जेन्युइन नहीं मिलेगी, ये आपने पुरानी वाली की उतार लेनी है आराम से इस तरह, और नए वाले के ऊपर आराम से ही इस तरह लगा भी देनी है। ये इसके बाद आपने इसको ये कट जो है इस कट के अंदर और ये वाला कट इस कट के अंदर, ये आपने आराम से ऐसे रखना, ये दोनों आगे। उसके बाद आपने ये दोनों स्प्रिंग, अच्छा जी, बंद करने से पहले हल्की सी ग्रीस आपने इसके ऊपर कर लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल हल्की सी इसको ग्रीस कर लें, क्योंकि आपका जो स्पिंडल है बेसिकली उसने इसके ऊपर ऐसे मूव करना होता है। और दूसरी चीज़, ये जो नट हमने खोला था इसको लगाना है इसकी चूड़ी के ऊपर नहीं, सिर्फ इस हिस्से के ऊपर हल्की सी आपने ग्रीस करनी है। और उसके बाद अब ये चीज़ आपने देखनी है, इसको आपने यूं रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करके ये जो है इसके अंदर आराम से आपने स्पिंडल को एंटर करना है। इसके अंदर करने के बाद आपने इसको आराम से इस तरह से ऐसे ये नीचे बैठ जाएगा। और ये जो केबल हमने निकाली थी इसको हम वापस अपनी जगह पे बिठा देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद ये नट इसको आपने वापस अपनी जगह पे लगा देना है। ये इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया। अब ये कवर जो हमने उतारा था ये ऊपर लिखा हुआ है अप, तो इसको यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे रखना है। ये चीज़ इस लॉक के अंदर जो है वो फंस जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आप इसका कवर लगा दें वापस। अब ये करना है कि ब्रेक को हम पुश करेंगे ये, ताकि लेदर जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाए। अब ये अपनी जगह पे बैठ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टायर आज़ाद मूव हो रहा है। ये जी हमारी ब्रेक रेडी है। तो जनाब टैपट के लिए सबसे पहले
हमें सीट को ओपन करना है और फ्यूल टैंक जो है ना उसको उतारना है। तो चलें शुरू करते हैं। सीट को ओपन करने के लिए ये हमें चाहिए होगी 12 नंबर की चाबी। ये टूल किट में भी होती है, आप किसी भी चाबी ले लें, गोटी ले लें। तो सीट को ओपन करते हैं। ये दोनों नट करके तो ये हमारी सीट जो है वो अब जी हम फ्यूल टैंक खोलेंगे। उसके लिए हमें 10 की चाबी या जो भी है पाना शाना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास 10 का टी पाना है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हो गए, लेकिन इसको ऊपर उठाने से पहले हम यहाँ से इसका जो पेट्रोल पाइप है वो उतारेंगे। अच्छा जी, पेट्रोल ऑफ कर लेते हैं और ये इसका जो है क्लिप, इसको रिमूव करके अब हम आराम से पेट्रोल पाइप को अब हमने ये पेच अपने उतार लेते हैं, इसको एक जगह रख देते हैं बड़े आराम से, बड़ी एहतियात से। इसको ये कवर उतारेंगे पहले, उसी साइड का मैंने ऑलरेडी उतार के रखा हुआ है। बड़े आराम से पहले आपने इसको ऐसे ऊपर उठाना है और फिर आराम से पीछे की तरफ खींच लेना है। ये ख्याल रखना है कि वायर्स हैं नीचे, कोई वायर डैमेज ना हो। ये जी हमने अपना फ्यूल टैंक भी उतारा। एक चीज़ हम अपने आगे चलते चलते वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। काफ़ी सारे दोस्त जो है वो फेसबुक वगैरह पे शेयर करते हैं कि जी हमारी बाइक मिसिंग कर रही है। तो मेरा मशवरा ये है कि आपकी बाइक मिसिंग करे तो मैकेनिक के पास जाने से पहले आपने सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो है ना वो चेक कर लेनी है। सबसे पहली चीज़, ये जहाँ से प्लग केबल आ रही है, ये इस कॉइल के पीछे 2 लुपियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, आपने इसको चेक करना है कि ये लूज़ तो नहीं है। मेरी बाइक में किसी किस्म की कोई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिसिंग नहीं आई। ठीक है, इनको गाहे बगाहे चेक करते रहे, मैंने कोई सोल्डिंग नहीं की हुई, जैसी जेन्युइन है वैसी ही इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नंबर 1 आपने इसको चेक करना है। उसके बाद फ्यूल टैंक के नीचे एक पेट्रोल फिल्टर लगा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पेट्रोल फिल्टर है, इसको कंपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हर 5000 किलोमीटर के बाद आपने चेंज करना है। तो मैंने इसको चेंज किया, मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा था, बाइक जो है वो मिसिंग कर रही थी। मैंने सबसे पहले इसको चेंज किया, इसको चेंज करते ही मिसिंग वाला इशू ख़त्म हो गया। तो ये 2 चीज़ें आप पहले लाजमी चेक करें। फिर भी अगर आपको मिसिंग का प्रॉब्लम आता है तो फिर आप अपने मैकेनिक से ज़रूर मशवरा करें। अदरवाइज़ ये 2 काम करने से पहले आपने मिसिंग के लिए किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना। टैप करने के लिए जो हमें चंद एक टूल्स रिक्वायर्ड हैं, मैं पहले वो आपको थोड़े सारे बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ये 17 नंबर का स्पैनर। खाली चाबी हो जाए या रिंग स्पैनर हो जाए, कोई उसके इशू नहीं है। उसके बाद हमें ये एक एल की चाहिए 10 mm की। अगर ये मैं आपको ऊपर दिखा सकूँ, ये 10 mm की एल की है। तो ये एल की सेट मुझे एक सिंपल सा 300 रुपये में मिल गया था। वैसे भी कोई लाइट वगैरह है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई है, इन एलकियों की ज़रूरत रहती है, वो आप लेके रख लें। छोटा पेचकस टैपेट एडजस्ट करने के लिए, और ये चीज़, ये आपको लाजमी यही चाहिए। इसको रिंग स्पैनर कहते हैं। ये मेरे पास 10 और 11 नंबर का है, हमें जो चाहिए वो 10 नंबर का चाहिए। लेकिन ये इसलिए चाहिए कि देखें मेरे पास ये भी था 10 नंबर में, लेकिन इसके इस तरह सीधे होने की वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मैं टैप करूँगा मैं आपको समझा दूँगा। तो ये स्पेशली आपको ड्यूल साइड जो रिंग वाला है, जो इस तरह से यहाँ से बेंड होता है, यही लेना है और कोई नहीं लेना। और एक ये छोटा पेचकस, और डेफिनेटली आपको चाहिए ये गेज, थिकनेस गेज। ये गेज आपको किसी भी ऑटो स्टोर से, किसी मोटरसाइकिल शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। मेरा ख्याल है 200-250 रुपया इसकी कॉस्ट है। ये आपको लाजमी चाहिए ताकि आप गैप जो है उसको इसी से मैयर करके अपने टैपेट जो है वो कर सकें।
और ये हमें जो है वो 14 नंबर का एक गोटी चाहिए जिससे हम इसको रोटेट करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है, उसका सेकंड सॉल्यूशन भी है, वो फिर मैं आपको साथ साथ चल के बताता हूँ। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 1, 2 और 3, इन तीनों को हम ओपन करेंगे 17 नंबर के स्पैनर से। तो इनको आपने आराम से जो है वो ओपन कर लेना। ये हमने नट जो है एक उतार लिया। इसके बाद हम जो वॉल्स हैं, अच्छा वॉल जो हैं वो दो होते हैं। ये वाला वॉल, इसको इनटेक कहा जाता है और इसको एग्जॉस्ट कहा जाता है। याद कैसे रहेगा, ये देखें ये कार्बोरेटर लगा हुआ है, यहाँ से पेट्रोल और हवा इसके अंदर यहाँ पे मुंतकिल होती है, इसलिए इस वॉल्व को इनटेक कहते हैं। और ये जो है ये आउटटेक वॉल्व है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है। इसके ओपन होने के बाद ये देखें यहाँ पे सलेंसर लगा हुआ है, जो गर्म गैसेज हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। बेसिकली वॉल्व सेटअप है क्या, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ बताता चलूँ। आसान समझने के लिए यूं समझ लें कि ये दो दरवाजे हैं, इस दरवाजे ने खुलना है और इस दरवाजे ने भी खुलना है, लेकिन इसके लिए आपको एक टाइमिंग चाहिए। एट ए टाइम ये दोनों दरवाजे खुलेंगे तो किसी काम के नहीं है। देखें पिस्टन यहाँ से ऊपर आता है, जब पिस्टन यहाँ से ऊपर आता है तो हवा जो है वो बीच में कंप्रेस हो जाती है। जब हवा बीच में कंप्रेस होती है तो इस साइड पे आपका जो स्पार्किंग प्लग मौजूद है उसमें स्पार्क हो रहा होता है। अब जब पिस्टन ऊपर आ रहा होगा तो इस दरवाजे को खुलना चाहिए, क्योंकि जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो यहाँ से हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स होके इस चैम्बर के अंदर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये इस चैम्बर के अंदर आएंगे फौरी तौर पे दरवाजे को फिर बंद भी हो जाना चाहिए। अब ये दरवाज़ा जब बंद हो गया, ये एरिया क्लोज हो गया, पिस्टन ने आके प्रेशर क्रिएट किया, वहाँ से स्पार्क प्लग के इग्निशन की वजह से जो आपका पेट्रोल और हवा का मिक्सचर है उसमें ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद जो गर्म गैसेस हैं वो, अब जहरी बात है, उसको इंजन से बाहर निकलना चाहिए, अदरवाइज आपका इंजन हीट अप होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि इस गेट को ओपन होना चाहिए। तो अब ये जो टाइमिंग है कि ये गेट कब खुले ताकि गैस और पेट्रोल अंदर आ सके, और ब्लास्ट होने के बाद ये गेट फौरी तौर पे बंद हो, फिर ये वाला गेट खुले और यहाँ से जो एग्जॉस्ट जो गर्म गैसेस हैं वो सलेंसर के ज़रिए बाहर निकल जाएं। ये आपके इंजन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाली टाइमिंग आपकी ख़राब है, बहुत ज़्यादा गेट ओपन ज़्यादा हो रहा है, तो गैस और पेट्रोल ज़्यादा आएगा, आपका बाइक जो है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा, ठीक है। और अगर वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया तो आपको पावर लेस शो होगी, यानी कि आपका दरवाज़ा पूरी तरह खुलता ही नहीं है, जल्दी से बंद हो जाता है और यहाँ से पेट्रोल पूरी तरह नहीं आता, तो आपको पिक जो है वो गाड़ी की सही नहीं मिलेगी। उसके बाद इसका टाइमली ओपन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो गैसेस जली हैं वो एग्जॉस्ट होके बाहर निकल जाए। अगर वो वक्त पे बाहर नहीं निकलती हैं तो क्या होगा कि ये यहाँ पे पहले वाली गैसेस पूरी तरह से बाहर नहीं होंगी, ये बंद हो जाएगा, ये दोबारा ऊपर होकर नई गैसेस भी इसमें आना शुरू हो जाएंगी, तो इंजन हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रॉपरली एडजस्ट होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये थी थेरी। अब इनको एडजस्ट कैसे करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए हम दोनों वॉल्व्स के जो ये ढक्कन है इनको ओपन कर लेते हैं। ये जी हम इसको ओपन कर लेंगे। अब जो तीसरी चीज़ हमने करनी जो थी वो इसको ओपन करना है। अंदर ये नट मौजूद है 14 का, इसके लिए बेसिकली हमें गोटी चाहिए, क्योंकि चाबी जो है वो इसके अंदर नहीं जाती। तो इसको अब इसके अंदर लगा के हम इसको यहाँ से इंजन को रोटेट करेंगे, और साथ में ये इसके अंदर मैग्नेट घूमता है, उसके ऊपर एक पॉइंट है, मैं वो अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। उसको जो है वो हमने तलाश करना है। यहाँ पे अभी हमने देखना है मार्क। अच्छा ये दो निशान आएंगे, एक जो है उस पे पिस्टन अपनी लोअर पोजीशन पे होगा और एक अपर पोजीशन पे, तो उसका हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा।
ये अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये एक कट सा छोटा सा आपको फील होगा इस जगह पे ऊपर अपर साइड पे। तो ये कट ला के अब आपने चेक करना है कि ये लोअर पॉइंट है या अपर पॉइंट है। उसके लिए आपने इस टैपट को फिंगर के साथ थोड़ा सा हिला के देखना है। ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कि ये जो है इस वक्त इंजन जो है वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं आया। तो हम इसको दोबारा से एक दफ़ा घुमा के एक राउंड और देंगे ताकि वो अपनी असली उस पोजीशन पे आ जाए। चेक करते हैं कि हमारा इंजन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे यहाँ पे आया है कि नहीं। इसको थोड़ा सा आप अपने फिंगर से ऐसे या नेल से उठा के देखें। ये देखें, आपको शायद में महसूस है बिल्कुल हल्की सी इसमें मूवमेंट होती है, तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, जब इंजन जो है वो लोअर एंड पे होगा ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। इस वक्त ये दोनों टैपट जो है वो आज़ाद हो चुके हैं। पिछले तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, अगले में हल्का सा महसूस जो है ना वो आपको हो रहा है। अच्छा जी, थिकनेस गेज ये आपको किसी भी ऑटो स्टोर से मिल जाएगी। अगर आपका मैकेनिक आपको इस गेज के बगैर अंदाजे से टैपट करके दे रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। वो इंजन के साथ वो हरकत कर रहा है कि जो इन द लॉन्ग रन आपके इंजन को जल्दी ख़त्म कर देगी। तो ये धोखा कभी ना खाएं। और जो रिकमेंडेशंस कंपनी की हैं कि आपने थिकनेस कितनी रखनी है, इनटेक की कितनी रखनी है, एग्जॉस्ट की कितनी रखनी है, वो ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक ही हमेशा टैपट करवाएं। मैंने एक दो वीडियो देखी, बड़े फेमस हमारे यूट्यूबर भी हैं और बाइक्स जो है उनको मॉडिफाई करते हैं। उन्होंने इनटेक 0.10 और एग्जॉस्ट जो है वो 0.15 रखा, जबकि कंपनी कहती है कि इनटेक आपने 0.04 टू 0.07 रखना है। मुझे आज तक इस मंतक की समझ नहीं आई। उनका कहना था जी ये हमारी अपनी सेटिंग है, इसके ऊपर बाइक बड़ी अच्छा काम करती है। मैं कंपनी सेटिंग पे खुद काम करता हूँ, मेरे व्लॉग्स चेक कर लें। मैं ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, बड़ी एक्सट्रीम किस्म की इसके ऊपर चढ़ाइयाँ, ऑफ रोडिंग सारा कुछ कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बाइक ने कभी भी प्रॉब्लम नहीं की। तो इनटेक के लिए 0.04 टू 0.07। मेरे पास जो गेज है ये शुरू होती है 0.05 mm से। ये नीचे वाली रीडिंग आपने देखनी है और इसको 2 नंबर गेज भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जॉस्ट के लिए कंपनी रिकमेंड करती है 0.13 मिलीमीटर टू 0.18 मिलीमीटर। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 0.13 mm। ये नीचे वाली रीडिंग लेनी है, इसको 5 नंबर भी कहा जाता है। तो आपने इस सेटिंग पे करना है, खुद कर लें, मैकेनिक से करवाएं और करवा के देखें। इंशाल्लाह आपको जब आप शोरूम से बाइक लेके निकले थे ना वो वाला मज़ा आएगा। तो चलें अब अपनी बाइक की तरफ चलते हैं और ये काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला यूज़ नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जगह नहीं है, ये इस तरह से बैठता नहीं। इस नट को हमने बेसिकली खोलना है, इस वाले को। तो इसके लिए हमें फिर इस वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो सबको हमने लूज़ कर लेना। इसको आप ठीक ठाक लूज़ कर लें। और ये जो बीच में एक पेच लगा हुआ है, इसको पेचकस की मदद से आपने ओपन कर लेना है ताकि आप आसानी से अपनी गेज के अंदर रख सकें। ये देखें, अब ये इसमें काफ़ी सारी मूवमेंट जो है वो आ गई है। तो अब हम अपनी एग्जॉस्ट की गेज जो है वो लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था लिमिट के अंदर रह के। तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाली है 0.13 वो वाली हम यूज़ करेंगे। 0.13 5 नंबर जो है मेरे पास जो गेज मौजूद है उसके मुताबिक ये वाली हम यूज़ करेंगे 0.13 mm। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसको जी ऊपर उठाएंगे और ये आराम से
हमने इसके नीचे रख दिया, ये इस टाइम वॉल्व के नीचे है। ठीक है, अब ये काम जो है ना वो बड़ी एहतियात से करने वाला है। हमने इसको टाइट करना है, इसको हम टाइट करते जाएंगे पेज को। ये यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो गया, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वापस, यानी पूरी तरह टाइट करके थोड़ा सा वापस। ठीक है, और आपने ख्याल ये रखना है कि इसको आप बाहर निकालते हुए देखें कि क्या ये इजीली बाहर तो नहीं आती। इसको थोड़ा सारा इस तरह आप हिला के चेक कर लें, बहुत हल्का इसको बाहर नहीं आना चाहिए, थोड़ी सी इसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद हो और आप इसको बाहर निकाल लें। ये हमारा टैपेट जो है वो हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको हाथ से बंद कर लें जितना होता है। उसके बाद आपने ये 10 के स्पैनर से इस पेज को अब टाइट करना है। इसको ऊपर ये रख लें ताकि ये मूव ना करे, और आराम से इसको टाइट कर लें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। ये टैपेट जी हमारा क्लियर हो चुका है। इनटेक के लिए अब हम यूज़ करेंगे 0.05 mm की गेज। तो सबसे पहले जिस तरह उसको किया था उसी तरह हमने इसको लूज़ कर लेना। इसको लूज़ करके तो उसके बाद ओपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें गेज को अंदर करने में आसानी हो जाए। तो अब ये आसानी से ऐसे ऊपर जो है वो उठ जाएगा। अब ये गेज जो है वॉल के अंदर हमने रखनी है, ये इसको ऊपर उठा के इसके नीचे आराम से रख देना। अब हमने फिर वही स्टेप जो है उसको दोहराना है। इस पेज को आहिस्ता आहिस्ता टाइट करें, और ये मुकम्मल टाइट हो गया, थोड़ा सा वापस, मुकम्मल टाइट और थोड़ा सा वापस। फिर आपने गेज को निकाल लेना है, ये आराम से नहीं, थोड़ी सी ऐसे वापस आए। तो ये भी हो गया जी। अब हमने इसको यहाँ पे टाइट करना है। इसको ऊपर रखेंगे, सॉरी उल्टा लगा दिए। चलो, ये इसको यहाँ पे रख के हमने टाइट कर देना, ये थोड़ा सारा, और इसको हमने बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, क्योंकि ये चूड़ी स्लिप होगी, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये टैपेट हमारा ये वाला भी हो गया। तो चलें अब ये कवर लगा के बंद करते हैं। ये पाइप मैंने उतारा था, इसको वापस लगा दें। प्लग कैप उतारा था, इसको भी हम वापस लगा देते हैं। उस साइड पे चलते हैं। ये नट वापस बंद करेंगे और इसको एल की मदद से दोबारा टाइट करेंगे। ये जी सारा कुछ वापस हमने फिट कर दिया। पेट्रोल थोड़ा सा कार्बोरेटर के अंदर है, इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंजन हमारा बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है। तो ये हमारे टैपेट जो है वो कंप्लीट हो गए। व्हील ओपन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें ये 19 का जो है वो स्पैनर चाहिए। तो चलें इसको ओपन करते हैं। उसके बाद अब हम ये ब्रेक वाला जो है इसको आज़ाद करेंगे। अच्छा जी, इसको अब हम ऐसे आज़ाद कर लेंगे। ये इसको आपने यहाँ से नीचे कर लेना, और अब इस वाले नट को जो है वो ओपन करना है। इस पे भी चौथा का ही लगता है।
ये इस चीज़ को आपने ऐसे आराम से आज़ाद कर लेना। अब ये चीज़ जो है वो हमारी आज़ाद होगी। अगर तो आपने सिर्फ लेदर चेंज करने हैं तो फिर इस एक्सल को पूरी तरह से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकाल लें। तो अगर आप समझ रहे हैं कि पूरा व्हील खोलना है, फिर इसको आपको सारे के सारे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने अभी चूँकि सिर्फ लेदर ही चेंज करने हैं, चेक करने हैं, हम इसको थोड़ा सारा सिर्फ बाहर निकालेंगे। अच्छा जी, ये इसको हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के सिर्फ उतना तो हमारा व्हील आज़ाद हो जाए। ये देखें, अब इस चीज़ को हमने आराम से बाहर निकाल लेना। ये देखें जी, ये अभी लेदर है जी, और हालात इनके अभी तो ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं मुझे। चले ऐसा करते हैं, इसको न्यू के साथ कंपेयर करते हैं। लेदर ठीक है हमारे, अभी रिप्लेस नहीं होने वाला, ये न्यू है। ये देखें, इनको अगर मैं बराबर रखूं तो बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तरीका आपको समझा देता हूँ, अगर आपको चेंज करने पड़े, थोड़ा क्लोज कर दें अगर आप, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि आप इन लेदर को दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह से उठाएं, ये क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको आराम से उतार लें, ठीक है। फिर आपने ये वाले स्प्रिंग उतार लेने हैं और नया जो पेयर है उसमें लगा के इसी तरह दोबारा आराम से, ये देखें, ये जो गोल वाला कट है ये वाला, इसको आपने यहाँ पे बिठा देना और इस वाले को इसमें बिठा के आराम से आपने बिठा देना नीचे, और ऐसे आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है। तो अगर आपके भी लेदर ठीक निकलते हैं, आप ओपन कर चुके हैं, तो सर्विस उसमें ये है कि इनको ग्रीस लगा दें। मेरी ग्रीस ऑलरेडी लगी हुई है, कुछ अर्सा पहले मैंने इसको साफ़ किया था। तो ये जो चीज़ है जिसने ये मूव होना होता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीस कर लेते हैं, यही ग्रीस लगा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रीस की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मोबिल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं मोबिल ऑयल यूज़ कर लें। तो मैं वैसे ग्रीस रिकमेंड करता हूँ, ग्रीस ही। ये जी हमने बिठा दी है। ग्रीस करने से ये आपकी ब्रेक जो है वो नरम हो जाएगी। तो इसको अब हम वापस फिट करते हैं। अगर आपको पूरा व्हील खोलना है, किसी वजह से आपने टायर चेंज करना है, पंचर लगाना है, तो इस आप एक्सल को सारे को बाहर निकाल लें, ये आपका जो है वो आज़ाद हो जाएगा, और इसी तरीके से फिर आराम से बंद करते हैं। तो अभी ब्रेक हमारी ठीक है, स्लीव भी हमारी ठीक है, किसी किस्म का कोई चूँकि प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको एज इट इज़ वापस लगा देंगे। अब उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप इसको पुश करें। ये एक बुश होता है इसके अंदर, ये आपने इसके अंदर लगाना है। ब्रेक जब भी खोलें, टूर पे हैं किसी भी वजह से, एक चीज़ याद रखें, इसको कभी नहीं भूलना। ये अगर आपका लूज रह गया तो समझिएगा आपकी ब्रेक कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम भूल ना जाए, इसलिए आपने इसको यहाँ से लगाना है नट, बाकी सारे काम बाद में। ये चीज़ इसके अंदर आएगी ऐसे, और ये जो एडजस्टमेंट वायर है इसको आपने इसके अंदर से गुजारना है। ये हमने उतारी थी, और चूँकि चेन सेटिंग ऑलरेडी अभी उस दिन की है, इस पेज को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो एज इट इज़ इसको बगैर छेड़े ही हम यहाँ पे ऐसे बिठा देंगे। और अब हमने जनाब इसको कर देना है वापस लगा के टाइट। तो ये जी हमारी ब्रेक सर्विस भी कंप्लीट हो गई।
अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है आरपीएम की सेटिंग। न्यूट्रल पे अक्सर लोग जो है वो शिकायत करते हैं सर्दियों में कि बाइक जो है वो बंद हो जाती है, या सुबह ठंड में बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं रहती। तो मेरे भाई, इस चीज़ को आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। सुजुकी में जो कार्बोरेटर आता है वो बेसिकली डायाफ्राम कार्बोरेटर है। डायाफ्राम अब क्या चीज़ होती है, ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी। डायाफ्राम एक छोटा सा रबड़ है। अब आप समझदार हैं कि सर्दियों में रात को जब बाइक खड़ी रहती है तो वो रबड़ जो है वो हार्ड हो जाता है। अब हार्ड होने की वजह से रबड़ अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल उस तरह से नहीं कर पाता जब आप उसको पहली दफ़ा सुबह स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर उसको स्टार्ट रखें, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे मूव करेगा, उसमें दोबारा से लचक पैदा होगी, उसके बाद बाइक आपकी ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि सुबह स्टार्ट करके 5 से 10 मिनट आप बाइक को स्टार्ट खड़ा रहने दें, थोड़ी सी बाइक गर्म हो जाए, उसके बाद जो है वो बाइक आपकी बिल्कुल वर्किंग में आ जाएगी। अब उसके बावजूद अगर आपकी बाइक बंद हो रही है तो आपने ये देखना है, ये ऑनर मैनुअल में भी मेंशन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपका आरपीएम है, ये जब आपकी बाइक गर्म हो तो ये 1500 से 2000 के दरमियान होना चाहिए। इस वक्त मेरा जो है वो 1500 से भी नीचे आ रहा है। तो अब इसको आपने क्या करना है, जब ये 1500 पे या 1500 से थोड़ा ऊपर होगा तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी। अगर बाइक बंद हो रही है तो आपने ये नीचे कार्बोरेटर पे मौजूद इस पेज को देख रहे हैं, इसको आपने थोड़ा सारा ऐसे घुमा देना है। इससे क्या होगा कि आरपीएम थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब ये देखें, अभी भी ये 1500 से थोड़ा नीचे है। मैं थोड़ा सा नीचे इसलिए रख रहा हूँ कि अभी ठंडी है बाइक, गर्म होने के बाद ये 1500 से ऊपर चली जाएगी तो इंशाल्लाह आपका बाइक जो है वो बंद नहीं होगा। कैसा लगा आपको व्लॉग, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितने जोगा मैं हूँ, जो मुझे इल्म में है, उस हवाले से मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो ये सब बताने का, समझाने का मकसद ये था कि भाई छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हुआ करें और हर चीज़ के लिए मैकेनिक के पास ना दौड़ा करें। कोशिश करें आप अपनी बाइक को खुद मेंटेन करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप मैकेनिक से ये सारे काम ज़रूर करवाएं, लेकिन कभी भी मैकेनिक को ऑनर्स मैनुअल से हट के, कंपनी रिकमेंडेशन से हट के मत जाने दें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, तो इसको खुद ट्राई करें। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर की जा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।